सो व्हाट्स अप गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से लेके आ गई हूँ आप सब के लिए एक नया स्टोरी। और आज का जो स्टोरी है इसमें आप स्टार्टिंग के 5 मिनट बोर हो सकते हैं, पर आई स्वेयर आप इसको पूरा देखकर गिल्ट नहीं करेंगे। एक बार मेरे बोलने पर ये स्टोरी कंप्लीट देखना। लेट्स प्ले वीडियो। कहानी की शुरुआत में बारिश हो रही थी, जैसे जवानी के आखिरी निशान भी धुलते जा रहे हों। क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बैकअप प्लान हूँ? सांग यान की आवाज़ जो बारिश की शोर को चीरती हुई निकली, कच्ची, टूटती हुई। अगर जवानी उम्मीद और प्यार की एक चिंगारी थी तो सांगयान के लिए वो उसी रात बुझ गई थी। उसके सामने खड़ी लड़की जो कभी उसकी पूरी दुनिया थी, आज ऐसे शब्द बोल रही थी जो उनके बीच का रिश्ता काट कर रख देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम बार बार मुझसे मिलने आते हो। मैं चाहती हूँ कि अब से तुम आना बंद कर दो। खामोशी। इनकार का बोझ हवा में टंगा रह गया। गर्व चूर चूर हो गया। यादें बिखर गईं। सांगयान ने खुद को संभाला। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। उस आखिरी वादे के साथ दो लोग जो कभी किस्मत से जुड़े थे, अब अलग अलग दिशाओं में कदम बढ़ा रहे थे, एक दूसरे से दूर और उस सब से दूर जो कभी था। 6 साल बाद सुबह की धूप पर्दों से अंदर आ रही थी। फोन बजा। वेन्यूइन कंबल के नीचे आधी दबी हुई कराहती है। वेन्यूइन अभी तक उठी नहीं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। जोंग सुचिया की चिढ़ाती आवाज़ उसे जगा देती है। कल देर से सोई थी, हॉरर मूवी देख रही थी, फिर मेरा शराबी पड़ोसी पूरी रात दरवाज़ा खटखटाता रहा। फिर भी उसी जगह रह रही हो, शिफ्ट क्यों नहीं कर लेती? वेन्यूइन आ भरती है। लीज खत्म होगी तब। सुचिया बात बदल देती है। ये सब छोड़, आज बाहर चल, मैं तुझे किसी लड़के से मिलवाऊंगी। मुझे ओवरटाइम करना ज़्यादा अच्छा लगेगा, वेन्यूइन कहती है। कम से कम पैसे तो मिलेंगे। सुचिया हंसती है। पैसों की किसने बात की, बस आंखें खोलकर देखना, डुओलो स्ट्रीट पर मिलते हैं। रात को जोंग सुचिया और वेन्यूइन भीड़ भरी सड़क पर चलती हुई अपने ठिकाने को देखकर मुस्कुरा उठती हैं। ओवरटाइम, एक बार, बाहर से बिल्कुल साधारण। वेन्यूइन भौं चढ़ाती है। यही वो बार है जहां तुमने कहा था कि कोई मिलेगा? ये तो सैलून जैसा लग रहा है। सुचिया मुस्कुराकर टाल देती है। वो मुद्दा नहीं है। इसका मालिक डुओलो स्ट्रीट का मशहूर हैंडसम स्टार है। दोनों एक टेबल पर बैठती हैं, नजरें कमरे में घूमती हैं। शायद वो बारटेंडर, वेन्यूइन इशारा करती है। वो बिल्कुल नहीं, सुचिया ठहाका लगाती है। फिर उसकी आंखें फैल जाती हैं। रुको, उधर देखो। एक लंबा काले बालों वाला आदमी बार के सहारे खड़ा था। तेज नजरें पूरे कमरे को देख रही थीं। बारटेंडर उसे छेड़ते हुए मुस्कुराता है। तभी वेन्यूइन पर बिजली गिरती है। सांग यान। दिल में भावनाओं का तूफान उठता है। वो अपनी दोस्त की बात भी ठीक से नहीं सुन पाती। वो तुम्हारा क्लासमेट था ना, ट्रांसफर से पहले? कभी तुम्हारे पीछे पड़ा था? जवाब देने से पहले ही सांगयान मुड़ता है। उनकी नजरें मिलती हैं। अगले ही पल एक वेटर के गिराए हुए ड्रिंक उसके कपड़ों पर फैल जाता है। वो माफ़ी मांगते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है, खुद को संभालती हुई। बाथरूम में वो अपने कार्डिगन पर लगे दाग को रगड़ती है, लेकिन दाग नहीं जाता। थकी हुई सांस लेकर वो बाहर निकलती है और वहीं रुक जाती है। सांगयान सामने खड़ा था, उंगलियों के बीच सिगरेट, धुआं उनके बीच लहराता हुआ। वो खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, जैसे वो कोई अजनबी हो। मन में सोचती है, शायद अब वो मुझे पहचानता ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो पास से निकलती है, एक धीमी आवाज़ आती है, हे। अगले ही पल उसके हाथ में उसकी जैकेट होती है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। चलो बात करते हैं, मैं इस बार का मालिक हूँ, मेरा सरनेम सांग है। वो चौंक जाती है। क्या वो खुद का परिचय दे रहा है? क्या उसे सच में याद नहीं? कुछ चाहिए? वो संभली हुई आवाज़ में पूछती है। उसका जवाब सीधा है, कल की परेशानी के लिए माफ़ी, आज का बिल हमारी तरफ से। वो उसे देखती रहती है। वो पहले जैसा ही है, कोई बात नहीं, वो कहती है। वो मुड़ने लगता है, तभी उसे जैकेट याद आती है। सांगयान। अगले ही पल वो रुक जाती है, चेहरे पर घबराहट। अजनबी एक दूसरे का नाम कैसे जानते हैं? वो खुद को कोसती है। हिम्मत जुटाकर वो फिर बुलाती है, स्टार सांग। वो रुकता है, नज़रें सिकुड़ती हैं, फिर हल्की मुस्कान। स्टार सांग, वो दोहराता है। कुछ पल की खामोशी, फिर उसके होंठों पर शरारती मुस्कान फैल जाती है। ओह, तो बात ये है। वो थोड़ा पास झुकता है। सॉरी, लेकिन ये एक ठीक ठाक बार है, कृपया अपनी हरकतों का ध्यान रखें।
वेन्युएन का चेहरा गर्म हो जाता है। जो हो गया सो हो गया, वैसे भी अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी, वो खुद को समझाती है। अफसोस की बात है, वो बनावटी बेपरवाही से कहती है। जैसे ही वो जैकेट देती है, उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। तुम्हें तो खुशी होगी, वो चिढ़ाता है, मेरी जैकेट उधार लेकर। लगता है मैं बार से ज्यादा मशहूर हूँ, वो हंसता हुआ कहता है। इसे यादगार के तौर पर रख लो। वो कुछ नहीं कह पाती। बाद में दोस्त के साथ बैठी वो सब सोचती है। क्या उसने सच में ऐसा कहा? दोस्त हंसती है। फिर तो फ्रेम कराकर टांग देना चाहिए था। वही तो मतलब था, वेन्युएन कड़वी मुस्कान से कहती है। दूर बार पर सांग्या ने गोरी लड़की के साथ बैठा था। वेटर आकर माफी मांगता है और बताता है कि पैसे लौटा दिए गए हैं। वेन्युएन मना कर देती है और पैसे रखने को कहती है। और ये कोट पकड़ा देती है। बाथरूम के पास मिला था। दोस्त पूछती है, क्या वो सच में तुम्हें नहीं पहचानता? वेन्युएन चुप रहती है। तुम ज्यादा बदली भी नहीं हो, बस बाल थोड़े छोटे हैं। शायद उसे याद नहीं। वैसे भी सांग्यान जैसे आदमी के आसपास लड़कियों की कमी थोड़ी होगी। चलते हुए वेन्युएन की कलाई से एक ब्रेसलेट गिर जाता है, जिसे वो देख ही नहीं पाती है। बार में बारटेंडर कहता है, कल वाले कस्टमर का ब्रेसलेट रह गया है। सांग्यान ठहर जाता है। और जैकेट भी? बारटेंडर हिचकिचाता है। उसकी दोस्त ने पूछा था, क्या वो आपको देखने आई थी? सांग्यान का दिल एक पल को रुक जाता है। उसने कहा, नहीं, बस सेटअप के लिए। अगले दिन वेन्युएन को मैसेज आता है, ब्रेसलेट लेने चलना है। शाम को वो फिर उसी बार में जाती है। कल ब्रेसलेट गिर गया था। बारटेंडर कहते हैं, मालिक के पास होता है, अभी नहीं है। नंबर छोड़ दीजिए। वो पेन उठाती है और तभी कोई नोटबुक छीन लेता है। वो मुड़ती है। सांग्यान। उसके होंठों पर हल्की शरारती मुस्कान थी। तो इतनी जल्दी वापस आ गई? वो काले कपड़ों में बेहद सहज आकर्षण के साथ खड़ा था, उंगलियों में एक छोटा सा कार्ड पकड़े हुए। सिर थोड़ा झुकाकर वो मुस्कुराता है। क्या तुम सिर्फ मुझे अपना नंबर देने आई हो? उसकी आवाज में हल्का सा घमंड था। वो आराम से कुर्सी खींचता है, ड्रिंक उड़ेलता है, गिलास उसकी तरफ सरकाता है। थोड़ा झुककर कहता है, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ये आदमी मुझे ऐसे क्यों छेड़ रहा है, जैसे मैं उससे हुकअप करना चाहती हूँ? वो झुंझलाकर सोचती है। मैं अपनी दोस्त के ब्रेसलेट के लिए आई हूँ, वो सख्ती से कहती है। मुझे बताया गया था कि लॉस्ट एंड फाउंड बॉस संभालता है। वो हल्की हंसी हंसता है। और किसने कहा कि मेरे पास खोई चीजें ढूंढने का समय है? उसका सब्र जवाब देने लगता है। मैं अपना नंबर छोड़ देती हूँ, वो कहती है। मिलने पर कॉल कर देना। वो पर्ची काउंटर पर रख देती है। पहली बार उसके चेहरे के भाव बदलते हैं। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, पीछे से धीमी आवाज आती है, 1 मिनट रुको। वो मुड़ती है। वो गिलास उठाकर कहता है, मिंगबो, ऐसे क्यों खड़े हो? किसी की जरूरी चीज खो गई है, ढूंढने नहीं जाओगे? यूएन उसे ध्यान से देखती है। सीने में अजीब सी भावना बैठ जाती है। उनकी पहली मुलाकात झुंझलाहट भरी थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ जाना पहचाना सा था। कई साल पहले, नानवू हाई स्कूल। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए बड़बड़ाती है, क्लास। हॉलवे में वो पानी के टैंक के पास खड़े एक लंबे लड़के को देखती है। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। हिचकते हुए वो पास जाती है। एक्सक्यूज मी। लड़का तुरंत नहीं मुड़ता। क्या आपको पता है क्लास 117 कहाँ है? वो पूछती है। थोड़ी देर रुककर वो शांत आवाज में कहता है, सीधे जाओ, फिर दाईं तरफ। वो उलझन में पलक झपकाती है। तभी वो मुड़कर उसे देखता है, आंखों में हल्की शरारत। खुद नंबर पढ़ सकती हो या सीनियर हर एक पढ़कर सुनाए? उसके गाल जल उठते हैं। बाद में वो क्लास 117 में पहुंचती है। सांग्यान, टीचर पुकारती हैं। मैम, मेरा नाम वे यूएन है, वो विनम्रता से सुधारती है। टीचर चौंक जाती हैं। ओह, मुझे लगा तुम सांग्यान हो। उसी पल एक आवाज आती है, माफ कीजिए मैम, देर हो गई। वो मुड़ती है। दरवाजे पर वही लड़का खड़ा था। तो तुम सांग्यान हो? टीचर पूछती हैं। जी, वो लापरवाही से जवाब देता है। पहले दिन ही दोनों देर से क्यों आए? क्या साथ आए थे? नहीं, वो कंधे उचका देता है। पापा ने गलती से मुझे जूनियर हाई भेज दिया था। पूरी क्लास में हंसी फैल जाती है। वर्तमान में बारटेंडर लौटता है। मिल गया। वो अकाउंट बुक के नीचे से एक नाजुक सुनहरा ब्रेसलेट निकालता है। यूएन मुस्कुराकर ले लेती है। धन्यवाद। सांग्यान उसकी पीठ को जाते हुए देखता रहता है। गिलास उसकी उंगलियों में कस जाता है। वो बारटेंडर को घूरता है।
कोई दिक्कत है? वो ठंडी आवाज में पूछता है। नहीं नहीं, वो तुरंत नज़र झुका लेता है। उस रात यूएन अपनी दोस्त को बताती है कि ब्रेसलेट मिल गया। दोस्त उसे आतिशबाजी देखने बुलाती है, लेकिन वो मना कर देती है। उसे टीवी स्टेशन के लिए लाइव स्ट्रीम कवर करनी थी। घर पहुंचते ही एक जोरदार धमाका होता है। बाहर से नशे में आवाज आती है। हे सुंदर लड़की, मेरा बाथरूम खराब है, तुम्हारे यहाँ नहा लूं? वो कांप जाती है। ये आदमी फिर दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगता है। वो फोन उठाती है। हेलो, 110, मुझे शिकायत दर्ज करनी है। अगली सुबह वो नानवू टीवी स्टेशन पहुंचती है, पूरी तरह थकी हुई। साथी उसकी हालत देख लेते हैं। नई जगह ढूंढने की मजबूरी में वो अपनी परेशानी बताती है। तभी एक सहकर्मी कहता है, कमरा ढूंढ रही हो? मेरा रूममेट अभी निकला है। लगता है कि किस्मत उसे एक रास्ता दे रही है। उस शाम डोंगजू स्क्वायर रोशनी और त्योहार के माहौल से जगमगा रहा था। यॉन, जो अब काम के मूड में थी, रेस्टरूम जाने से पहले अपना रेडियो फूजांग को देते हुए बोली, इसे जरा पकड़ लो। रास्ते में उसे अपने एक दोस्त का मैसेज मिला। खोलकर देखा तो उसमें एक स्क्रीनशॉट था। सांग्यान ने सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए एक ब्रॉडकास्ट भेजा था, लेकिन उसे वो मैसेज नहीं मिला था। उसका नंबर अब भी उसकी कॉन्टैक्ट्स में था। क्या उसने उसका नंबर डिलीट कर दिया था? शायद यही वजह थी। उसने कंधे उचका दिए और इस ख्याल को झटकते हुए खुद ही एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजने का फैसला किया। जैसे ही उसने सेंड दबाया, पास से आती एक आवाज़ ने उसका ध्यान खींच लिया। वो अब हाई स्कूल में है, क्या उसे अब भी बाथरूम के बाहर किसी के इंतजार की ज़रूरत है? आवाज़ जानी पहचानी थी। वो इंस्टिंक्टिवली मुड़ी और उसकी नज़र उसी पर जाकर ठहर गई। सांग्यान फ़ोन की हल्की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था, एक महिला से बहस कर रहा था। ये यहाँ क्यों है? उसने मन ही मन सोचा। उसकी माँ की आवाज़ गूंजी, समझाते हुए कि वो अपने पिता के साथ डेट पर गई हैं और उसे बस अपनी बहन का इंतज़ार करना है। तो फिर आपने मुझे बेबी सीट करने क्यों बुलाया? सांग्यान ने कहा। उसकी गहरी आवाज़ में हल्की सी झुंझलाहट थी। बहस के बीच उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, अनरेड मैसेजेस चमक रहे थे। उनमें यॉन का एक सिंपल सा हैप्पी न्यू ईयर था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई। कुछ देर खाली नज़र से देखने के बाद उसने एक छोटा सा जवाब भेज दिया। उधर यॉन का फ़ोन भी वाइब्रेट हुआ। सांग्यान की तरफ से आया। सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क देखकर ये कंफ्यूज हो गई। उसने खुद से बुदबुदाया, उसने क्वेश्चन मार्क क्यों भेजा? स्क्रीन को घूरते हुए उसे लगा, क्या उसने कुछ अजीब लिख दिया? नहीं, वो तो बस हैप्पी न्यू ईयर ही था। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर मंडराने लगीं। टाइप करना, डिलीट करना, फिर से लिखना। तुम जानते हो, डिलीट, तुम जानते हो। शब्द सही से बन ही नहीं पा रहे थे। उसने गहरी सांस ली और सोचा, शायद परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। अगर खुश नहीं है तो वो भी ठीक है। ज़्यादा सोचे बिना उसने सेंड कर दिया। जब सांग्यान ने ऊपर देखा तो उसके होठों पर एक बहुत हल्की सी, लगभग ना दिखने वाली मुस्कान आ गई। शायद इतने सालों की अनकही बातों के बावजूद कुछ तो अब भी बचा हुआ था। पास ही एक लड़की व्हाइट हुडी और हल्के पीले स्कार्फ में रेस्टरूम के सिंक पर खड़ी थी, परेशान। वहां पेपर टॉवल्स नहीं थे। मास्क लगाए खड़ी यॉन ने उसे एक छोटा सा गुलाबी पैकेट दिया, शायद टिश्यूज़। उनकी नज़रें पल भर के लिए मिली और लड़की ने वो मदद स्वीकार कर ली। बाहर आकर वो लड़की भीड़ में अपने भाई को ढूंढती है। वो उसकी भटकी हुई सी हालत देखकर पूछता है। वो धीरे से कहती है, मुझे लगता है मैंने किसी जाने पहचाने को देखा। उसकी तेज़ नज़र उसके इशारे की दिशा में जाती है, लेकिन तब तक वो शख्स जा चुका होता है। इधर यॉन वापस आ चुकी थी और इवेंट की तैयारियों में बिजी थी। वो अपने कलीग के साथ आने वाले इवेंट के डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। तभी वो उसे थोड़ी उदास नज़र से देखता है। यॉन, क्या तुम्हें लगता है फायरवर्क्स पर मांगी गई विशेष सच होती हैं? बिना रुके वो जवाब देती है, नहीं। वो मुंह बना लेता है, मैं तो बस नेक्स्ट ईयर एक गर्लफ्रेंड की विश करना चाहता था। वो अनइम्प्रेस्ड होकर भौं उठाती है। वो तो और भी बेकार होगी, वो बड़बड़ाती है। तभी उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन अगर मैं बस थोड़ा सा लंबा होने की विश करूं तो चलेगा ना? बस उतना जितना वहां खड़ा वो लड़का है। वो उसकी नज़र का पीछा करती है। लोगों के भीड़ के बीच अपनी हमेशा वाली कंपोज्ड एक्सप्रेशन के साथ एफर्टलेसली लंबा खड़ा था सांग्यान। उसका बॉडी टाइप तो बिल्कुल आइडियल है। उसका कलीग पैरीफ में बोल पड़ा, तो उसका चेहरा भी चुरा लो। यॉन ने चिढ़ाया, तुम सही हो, लेकिन 2 चीज़ें ले लेना ज़्यादा नहीं हो जाएगा? उसने पूरी सीरियसनेस से जवाब दिया, जिससे वो चौंक गई। तभी एक ऊंची स्काई स्क्रेपर पर लगी लाइट्स झिलमिलाने लगीं और नंबर्स बदलने लगे। काउंटडाउन की आवाज़ें चारों तरफ गूंज उठीं। लोगों की भीड़ में एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। भीड़ के बीच यॉन और उसका दोस्त संभल कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा था। अचानक धक्का लगा, यॉन का ध्यान भटका और उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसकी सांस अटक गई। वो गिरने ही वाली थी, लेकिन
जमीन पर गिरने से पहले ही किसी मजबूत पकड़ ने उसे थाम लिया। एक मजबूत हाथ ने उसे स्टडी किया और अपने सुरक्षित से घेरे में खींच लिया। उस गर्माहट में वो कुछ पल के लिए थम सी गई। वो ऊपर देखकर माफी मांगना ही चाहती थी कि अचानक उसकी आंखें फैल गई। पहचान बिजली की तरह गिरी। वो फिर वही था। पहला फायरवर्क आसमान में फूटा। सुनहरी रोशनी उनके चेहरों पर पड़ते ही दोनों पल भर के लिए उसी लम्हे में जमे रह गए। उसने झट से खुद को अलग किया, घबराई हुई। मैं सॉरी, वो हकलाते हुए बोली। उसने पकड़ छोड़ दी। कोई बात नहीं, उसने कहा। चारों तरफ के शोर में उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दी। जाते हुए उसने खुद को समझाया, मास्क की वजह से वो मुझे पहचान नहीं पाएगा। हैप्पी न्यू ईयर, उसने फ़ोन पर बात करते हुए कहा। उसके शब्द अजीब तरह से उसी की तरफ इशारा करते हुए लगे। वो मुड़ी और थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर उसे देखने लगी, जैसे वहीं जम गई हो। शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ, उसने मन में कहा और आगे बढ़ गई। जैसे ही वो वहां से गई, सैंग यॉन अचानक रुक गया। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, आज तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो, फिर भी थैंक यू और हैप्पी न्यू ईयर। सैंग यॉन ने इवान की ओर देखा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। तुम मुझे किस बात के लिए थैंक यू कह रहे हो, उसने पूछा। तुमने अभी मुझे विश नहीं किया, दूसरी तरफ से उलझन भरी आवाज आई। सैंग यॉन ने हल्की सी हंसी के साथ ठंडे लहजे में कहा, इतना भी खुद पर मत जाओ, और बिना कुछ और कहे उसने कॉल काट दी। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। न्यू ईयर की उसकी विश असल में किसके लिए थी, ये सिर्फ वही जानता था। अगले दिन उसकी कलीग जिसने किराए का घर सजेस्ट किया था, उसे अपार्टमेंट देखने ले गई। ये 3 रूम का अपार्टमेंट है, उसने समझाया, लेकिन रेंट पर सिर्फ 2 रूम मिलेंगे। एक यूटिलिटी रूम है जो लॉक्ड रहता है। इवान ने सिर हिलाते हुए अंदर कदम रख दिया। तुम्हें कैसा लगा, उसकी पोटेंशियल रूममेट जियापन ने मुस्कुराते हुए पूछा। थोड़ा महंगा है, ईमानदारी से कहा, लेकिन अच्छा है। जियापन हंस पड़ी। आराम से सोचो, मूव करना कोई छोटी बात नहीं है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, याओन ने ग्रिन करते हुए कहा। मैं तो भूखी मर रही हूँ। वे रोशनी से भरी सड़कों पर चलते हुए बातें करने लगे। तभी जियापन का फोन बज उठा। उसकी हमेशा वाली टीजिंग टोन अचानक एक मीठी प्यार भरी आवाज में बदल गई। डार्लिंग, क्या हुआ, उसने ड्रीमी नजर से कहा। सच में तुम पास ही हो तो आकर मुझे पिक कर लो ना। हिवान ने जाने की तैयारी की। तो मैं चलती हूँ। अरे हम तो साथ खाने वाले थे, जियापन ने मुंह फुलाया। मेरा बॉयफ्रेंड कुछ फ्रेंड्स के साथ आ रहा है, तुम थर्ड व्हील फील नहीं करोगी, उसने भरोसा दिलाया। थोड़ी देर में एक स्लीक काली गाड़ी उनके पास आकर रुकी। ड्राइवर सीट पर बैठा लड़का ऊपर देखने लगा। इतना चिपक क्यों रही हो, उसने बड़बड़ाया, खुद भी चौंकते हुए। सुहावन, तभी उसकी झुंझलाहट भरी आवाज आई। मैं यहाँ पार्क नहीं कर सकता, जल्दी बैठो तुम दोनों। हिवान हिचकिचाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ी। दरवाजे का हैंडल पकड़ते हुए उसकी पकड़ थोड़ी कस गई। उसकी नज़र पैसेंजर सीट पर गई। वहाँ काले कपड़ों में एक आदमी बैठा था, बाल थोड़े बिखरे हुए, सिर झुका हुआ जैसे सो रहा हो। हिवान गाड़ी में बैठ गई, थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करते हुए। तभी आगे से टीजिंग आवाज आई, सैंग यॉन उठो, तुम्हारा फर्स्ट लव तुम्हारे ठीक बगल में बैठा है। सैंग यॉन ने आंखें खोली और थोड़ा हिला। उसकी नज़र इवान पर गई, जो ऐसे बैठी थी जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, जियापन ने पूछा। हाँ, हम सब क्लासमेट्स थे। युवान ने सेकेंड ईयर में ट्रांसफर ले लिया था, सुहान ने समझाया। और फर्स्ट लव से तुम्हारा क्या मतलब है, जियापन ने क्यूरियोसिटी से पूछा। ओह, क्या तुम्हारे दोस्त ने युवान को चेज किया था लेकिन बात नहीं बनी, उसने और कुरेदा। युवान ने हल्के से उंगलियां भींच ली और सैंग यॉन की तरफ देखा, लेकिन वो चुप ही रहा। सुहवन, ऐसा कुछ नहीं है, युवान ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन सुहवन छोड़ने वालों में से नहीं था। नहीं, मैं सही हूँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, उसने सैंगयोन को ललकारा। सैंगयोन अभी भी खामोश था। आखिरकार सुहवन ने चुप्पी तोड़ी। 7-8 साल हो गए हैं, मैं तो बस माहौल हल्का करने के लिए बोल रहा था। सैंगयोन, ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी उसी में अटके हुए हो। सबकी नजरें सैंगयोन पर टिक गई, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसे इग्नोर करा युआन, सुहवन ने आह भरते हुए कहा। ये हमेशा ऐसा ही है, खुद को सबसे ऊपर समझता है। शायद उसे लगता है कि तुम बेवकूफ थी जो उसके लिए नहीं पिघली। उसने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। जगह पर पहुंचते ही युवान ने सैंगयोन के पास एक खाली सीट ले ली। खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस करते हुए उसने रेस्टरूम जाने का बहाना किया। अंदर जियापन भी आ गई और कैजुअली पूछा, तुमने सैंगयोन को रिजेक्ट क्यों किया? तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा तो नहीं है? उसने मजाक किया। फिर खुद ही बोली, वैसे कार में वो जितना इनडिफरेंट लग रहा था उससे तो नहीं लगता कि उसे अब भी कुछ महसूस होता है। इस टॉपिक में नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए युवान ने जल्दी से काम का बहाना बनाकर निकलने की बात की।
थोड़ी देर और रुक जाओ, जियापन ने चाहा, लेकिन युवान ने मना कर दिया, कहते हुए कि उसे काम है। बाहर निकली तो उसने सैंगयोन को वहीं खड़ा पाया। हिम्मत जुटाकर उसने हल्की सी बातचीत शुरू करने की कोशिश की। बहुत समय बाद मिले। वो थोड़ा पास झुका, होठों पर स्मर्क लिए। न्यू ईयर्स ईव को तो बस कुछ दिन ही हुए हैं, तुम्हें क्या, जब मैंने नहीं देखती तो एक दिन भी साल जैसा लगता है। हिमान उसे देखती रह गई। उसे दो बातें पक्की पता थीं। पहली ये कि वो कभी नहीं जान पाई कि उसे कैसे हैंडल करना है। दूसरी ये कि उसने उस रात उसे पहचान लिया था, बस अनजान बनने का नाटक किया था। उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि अब वो इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मुझे लगा था तुमने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि मैंने मास्क पहना था, उसने बात बदलने की कोशिश की। नहीं, मैंने नहीं पहचाना, मेरी बहन ने पहचाना, थोड़ा रुककर उसने जोड़ा। उसने कहा तुम मुझे घूरना बंद ही नहीं कर रही थी। उसकी आवाज़ में हल्का सा कॉन्फिडेंस था। युवान ने उसे फिर देखा। वो हमेशा से ऐसा ही था। वो सही है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि तुम्हारी पैंट की जिप खुली हुई थी। उसका स्मर्क गायब हो गया और दोनों के बीच एक पल की चुप्पी छा गई। खैर, मुझे कुछ काम है, फिर कभी मिलते हैं, वो मुड़ते हुए बोली। वो जाने ही वाली थी कि उसने पीछे से पुकारा, क्या तुम्हें याद है सुहवन की कार कहाँ पार्क्ड है? उसने सर हिला दिया। लीड करो, उसने कहा। पार्किंग लॉट पहुंचकर सैंगयोन ने उसे गुड बाय कहा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इधर इवान ने ऐप चेक किया, टैक्सी अवेलेबल नहीं थी। और कोई ऑप्शन न देखते हुए वो उसकी तरफ मुड़ी। ये जगह थोड़ी दूर दराज लग रही है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? उसने पूछा। तुम कहाँ रहती हो? एड्रेस सुनकर उसने कैजुअली कहा। ओह, वो तो मेरे रास्ते में नहीं पड़ता। मैं घर तक नहीं कह रही, उसने उम्मीद भरी मुस्कान के साथ कहा, बस सबवे तक ही, छोड़ दो। वो कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर चुपचाप अपनी कार में बैठ गया। बैठो, उसने कहा। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, जिससे माहौल भारी हो गया। ईफॉन ने इधर उधर देखा, फिर चोरी से उसकी तरफ नजर डाली। उसका चेहरा अब भी उसे बीते दिनों में ले जा रहा था। उसे याद आया, क्लास में बैठना, हाथ में एग्जाम रिजल्ट्स। जूहावन ने उनका मजाक उड़ाया था कि स्कूल के पहले ही दिन देर से आने की वजह से दोनों की रैंकिंग आखिरी आई थी। सैंगयान पूरे कॉन्फिडेंस में बोला था कि उसके मैथ्स और साइंस में परफेक्ट स्कोर आए हैं। वो इयॉन के मार्क्स देखने के लिए उसकी तरफ झुका, लेकिन उसने तुरंत डांट दिया और रिपोर्ट दिखाने से मना कर दिया। अपने मिस्टेक्स पर ध्यान दो और उनसे सीखो, उसने कहा था, लेकिन वो स्मर्क कर बैठा। कम से कम मेरी शीट पर इतने सारे लाल क्रॉसेस तो नहीं हैं, उसने चढ़ाया। फिर उसने अपने रिजल्ट्स नीचे देखे और थोड़ी देर बाद उसकी तरफ मुड़कर बोला, हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई क्यों न करें? तुम्हें क्या लगता है? तब भी उसने उसे वैसे ही देखा था जैसे अभी देख रही थी। अरे, मुझे यहीं उतार दो, उसने अचानक कहा, ये समझते हुए कि वे सबवे स्टेशन पार कर चुके हैं। क्या मैं तुम्हारा शोफर लग रहा हूँ? उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? उसने उलझन में पूछा। तुम्हारे घर, उसने सपाट आवाज में कहा। जल्द ही वे उसके घर पहुंच गए। कार से उतरते वक्त उसने उसकी तरफ देखा। थैंक यू, जब भी तुम फ्री हो मैं तुम्हें खाने पर ट्रीट दूंगी। ओह, तो तुम अभी से अगली मुलाकात की प्लानिंग कर रही हो? उसने मजाकिया अंदाज में कहा। वो वहीं जम गई। क्या अब उतना पॉपुलर हो गया था कि हर बात को ऐसे ही ले लेता था, या फिर उस दिन बार में कही बात की वजह से वो उसे गलत समझ रहा था? बात साफ करने की जरूरत महसूस करते हुए उसने जल्दी से कहा, मैंने बार में जो कहा था उसका वो मतलब नहीं था। कौन सा हिस्सा? उसने होठों पर चालाक सी मुस्कान के साथ पूछा। वो इट्स अ पिटी वाला। ये समझकर कि उससे बहस करना बेकार है वो मुड़ गई। ठीक है, बाय, कहकर वो चल दी। वो उसकी जाती परछाई को देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमका जिसे पढ़ पाना मुश्किल था। जैसा ही ईफॉन सीढ़ियां चढ़कर अपने घर की तरफ बढ़ी, उसने देखा कि कुछ आदमी वहां खड़े थे जैसे उसी का इंतजार कर रहे हों। उनमें से एक आगे बढ़ा। चलो देखते हैं असली हरासमेंट दिखाने के बाद भी तुम्हारा एटीट्यूड रहता या नहीं, उसने दांत पीसते हुए कहा। उनकी नीयत समझते ही डर ने उसे जकड़ लिया। बिना एक पल गंवाए वो पलटी और तेजी से नीचे की तरफ भागी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे से उनकी आवाजें गूंज रही थी। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही उसकी नज़र पास खड़ी काली गार पर पड़ी। सैंगयान उसके पास खड़ा फोन पर बात कर रहा था। उसने तुरंत उसे देख लिया, लेकिन उसने नजरें फेर लीं जैसे उसे देखा ही ना हो। इयॉन, उसने पुकारा, कुछ गलत महसूस करते हुए। उसने जवाब नहीं दिया और ऐसे आगे बढ़ गई जैसे उसे जानती ही ना हो। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई। सैंगयान तेजी से उसके पास पहुंचा, उसका हाथ पकड़ा, कार का दरवाजा खोला और उसे अंदर धकेल दिया। अंदर ही रहो, बाहर मत आना, उसने हुक्म दिया। दरवाजा जोर से बंद करके उसने लॉक कर दिया। वो आदमी पास आ गए। अरे लड़के, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उनमें से एक ने पूछा। अपने काम से काम रखो, उसने झुंझलाहट के साथ कहा। हम झगड़ा करने नहीं आए हैं,
उस आदमी ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। लेकिन ये तुम्हारी छोटी सी गर्लफ्रेंड बाहर आकर माफी मांगे। वो उसकी शक्ल सूरत पर बकवास करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, सैंग्यान का पैर उसके पेट पर पड़ा। वो लड़खड़ाते हुए पीछे गिर गया। उसके दोस्त घबराकर आगे बढ़े। सैंग्यान वहीं डटा रहा। जा रहे हो या नहीं? उसने साफ शब्दों में पूछा। लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं थे। तीनों एक साथ उस पर टूट पड़े, मगर उसने अकेले ही सबको संभाल लिया। कार के अंदर ईफॉन ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। लड़ाई जारी ही थी कि दूर से सायरन की आवाजें आने लगी। पुलिस आ चुकी थी। उन्हें देखते ही इयोन तुरंत कार से बाहर निकली। बिना सोचे समझे वो सैंग्यान के सामने खड़ी हो गई, उसे ढाल की तरह बचाने के लिए। कॉल मैंने की थी, उसने ऑफिसर से कहा। ये मेरा दोस्त है और इन लोगों ने हम पर हमला किया। सैंग्यान ने हैरानी से नीचे उसकी तरफ देखा। उस पल जब वो उसके सामने खड़ी थी, पूरी तरह उसे बचाने के लिए। बाद में वे पास के एक पार्क में बैठे थे। इयोन ने उसे दवाइयों के पैकेट थमाया। पहले ये लगा लो, कहीं और चोट तो नहीं लगी? उसने चिंतित होकर पूछा। सैंग्यान चुप रहा, एक शब्द नहीं बोला। हॉस्पिटल चले? ज्यादा देर नहीं लगेगी? उसने फिर पूछा। उसकी आवाज में साफ चिंता थी। तभी उसने अचानक कहा, तुम। उसकी आवाज स्टेडी थी। तुमने मुझे पहले नहीं देखा था? मैंने तुम्हें बुलाया था, सुना नहीं? मदद मांगने की जगह भाग क्यों गई? उसकी आंखें सीधे उसकी आंखों में थीं। वो नजरें झुका गई। मैं तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहती थी। वो 3 लोग थे, मुझे लगा अकेले तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, उसने समझाया। उसने आह भरी, ध्यान से उसे देखते हुए। तो यही वजह थी उसके भागने की। उसने दवा का पैकेट फाड़ा और अपने चेहरे पर लगाने लगा। मैं लगा दूं? उसने कहा, जिससे वो चौंक गया। उसने उसके हाथ से दवा ली और धीरे धीरे उसके जख्मों पर लगाने लगी। अब इसका फायदा उठाने की कोशिश मत करना, उसने हल्के मजाक में कहा, लेकिन उसकी नजरें उससे हटी नहीं रही थी। हाँ ठीक है, मैं खुद ध्यान रखूंगी। उसने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, ये जानते हुए कि उसे छेड़ने से वो रुकने वाला नहीं है। वो चुप हो गया। वो उसे दोबारा छेड़ने का कोई मौका नहीं दे रही थी, लेकिन उसे देखते हुए उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। इफेन ने उसकी नज़र महसूस की और ऊपर देखा। उस पल दोनों के दिल एक साथ तेज धड़कने लगे। हवा में घबराहट और हल्की सी एक्साइटमेंट खुल गई। ध्यान भटकने की वजह से उसने अनजाने में उसकी ठुड्डी पर थोड़ा ज्यादा जोर से दवा लगा दी, जिससे वो सिसक गया। थोड़ा धीरे नहीं लगा सकती थी? उसने होंठ फुलाते हुए शिकायत की। मेरी गलती है, सॉरी, मैं ध्यान रखूंगी, उसने तुरंत कहा और अब पूरी तरह फोकस करने लगी ताकि उसे और दर्द ना हो। वो नीचे देखने लगा। होठों पर हल्की मुस्कान थी। तुम सिर्फ दवाई तो लगा रही हो, इतना पास आने की जरूरत है क्या? उसने गंभीर लहजे में कहा, जिससे वो चौंक गई। वो तुरंत पीछे हट गई। सॉरी, यहाँ थोड़ा अंधेरा है, उसने सफाई देते हुए जल्दी से दवा वापस बैग में रख दी। इसके बाद उसने पूरी घटना विस्तार से बताई। तो फिर तुम अब भी वहाँ क्यों रह रही हो? उसने हैरानी से पूछा। उसने बताया कि उसने नया घर ढूंढ लिया है, लेकिन अभी शिफ्ट होने का समय नहीं मिला। वो खड़ा हो गया। चलो तुम्हारा सामान पैक करते हैं, या तुम उस भयानक जगह पर एक और रात बिताने का इरादा रखती हो? उसकी आवाज़ ठंडी थी, जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये सोचकर कि वो उसके साथ रहेगा, उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। धन्यवाद, उसने सच्चे दिल से कहा। वो जल्दी ही उसके नए घर पहुंचे और उसका कुछ सामान ले आए। पहले जो परेशानी हुई उसके लिए सॉरी, उसने माफी मांगी। मैं आपको खाने पर ट्रीट जरूर दूंगी, रहने दो, उसने बेरुखी से कहा। अगर कोई और भी होता तो मैं वही करता। फिर भी आपने मेरे लिए लड़ाई की और मेरे चेहरे पर भी निशान आ गया। मैं आपकी कर्जदार हूँ। अगर भविष्य में कभी मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा, उसने ईमानदारी से कहा। ठीक है, वो मुड़ा और जाने लगा। कार में बैठते ही उसका फोन बजा। कार कहाँ है? सुहान की आवाज आई। अब याद आया? सैंग्यान ने थकी सी सांस ली। सुहान अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बड़बड़ाने लगा। अगर हो गया हो तो मैं फोन काट रहा हूँ, सैंग्यान ने कहा और सिगरेट उठाई। तुम इतनी बेरहम क्यों हो? मुझे दिलासा भी नहीं दोगे? सुहान ने शिकायत की। सैंग्यान लाइटर ढूंढ रहा था कि उसकी नज़र किसी चीज पर पड़ी। उसने उसे उठाया। वो एऑन की चाबियां थीं। तो फिर रिलेशनशिप में मत पड़ो, उसने मन मारे ढंग से कहा, चाबियों को देखते हुए। नहीं, मुझे किसी के साथ होने का एहसास पसंद है। तो फिर तुम मुसीबत खुद बुला रहे हो, सैंग्यान ने बड़बड़ाया। उसकी नज़र उस दिशा में चली गई जहां एऑन गई थी। जब तुम खुद किसी रिश्ते में पड़ोगे तब समझोगे, सुहान ने कहा, ये जाने बिना कि सैंग्यान बिना किसी रिश्ते के भी सब महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद सुबह शियोन ने एऑन से पूछा कि क्या वो रात में जागी थी। एऑन ने सिर हिलाकर मना कर दिया, लेकिन शियोन को लगा शायद उसने सपना देखा हो, क्योंकि उसे रात में कुछ आवाजें सुनाई दी थीं। एऑन रुक गई। एक ख्याल उसके मन में आया, क्या मैं फिर से स्लीप वॉकिंग कर रही हूँ? काफी समय से ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन संभव तो था। बाद में शियोन ने बताया कि उसे दूर जगह पर नई नौकरी मिली है और वो जल्द शिफ्ट होने वाली है। हालांकि उसने भरोसा दिलाया कि वो जाने से पहले नया रूममेट ढूंढ देगी।
मजबूरी में एओन ने हामी भर दी। रसोई में काम करते हुए उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा सैंग्यान का मैसेज था। साथ में उसकी पुराने घर की चाबी की फोटो थी और लिखा था, एक ही चाल 2 बार मत चलना। वो हल्की सी सांस लेकर मुस्कुरा दी। मैसेज पढ़कर भी उसका आत्मविश्वासी रवैया साफ झलक रहा था। उसने तुरंत जवाब दिया, फिर से परेशानी देने के लिए सॉरी, जब आपको ठीक लगे बता दीजिए, मैं आकर ले लूंगी। सैंग्यान ने मैसेज पढ़ा, होठों पर स्मर्क आया और वॉइस मैसेज भेजा, आज रात कैसी रहेगी। उसे कोई दिक्कत नहीं थी, तो उसने पूछा कहाँ मिलना है, उसके बार में या उसके घर पर। मैसेज पढ़ते ही उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसका ध्यान सिर्फ एक लाइन पर था, आपके घर पर। वॉइस मैसेज आया, क्या तुमने अभी अभी मेरे घर कहा। एओन ने भौएं से कोड़ी, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, जैसे मेरे कोई गलत इरादे हों। सोचने से पहले ही दूसरा वॉइस मैसेज आ गया, रात को 8 बजे तार आ जाना। उसने हामी भर दी। सैंग्यान ने हाथ में पकड़ी चाबियों को देखा और हल्की सी मुस्कान आई। उधर एओन जवाब दे रही थी कि शियोन इसके पास आ गई। तुम सैंग्यान से बात कर रही हो और पिछली बार भी उसके साथ चली गई थी, क्या उसे रिजेक्ट करने के बाद अब उसके करीब आने की कोशिश कर रही हो। उसने सीधे पूछा। एओन की हिचकिचाहट देखकर वो आगे बोली, सावधान रहना, वो अपने दोस्तों के साथ तुम्हारा मजाक भी उड़ा सकता है, आखिरकार वो प्लेबॉय है। एओन चुप खड़ी रही। मैं उसके करीब आने की कोशिश नहीं कर रही हूँ और वो वैसा इंसान नहीं है ना। उस शाम वो बार पहुंची। वो जेब में हाथ डाले खड़ा था, उसका इंतजार करते हुए, और देर होने की शिकायत कर रहा था। बिना कुछ कहे उसने चाबियां उसकी तरफ उछाल दी। थैंक्स, उसने कहा और फिर से खाने की ट्रीट की बात की, क्योंकि हाल में उसने उसे कई बार परेशान किया था। उसकी हैरानी के लिए इस बार उसने हाँ कर दी। तुम बार बार कह रही हो, जब तक मैं हाँ न बोल दूं तब तक नहीं रुकने वाली ना, उसने स्मर्क से कहा। उसने पूछा उसे क्या खाना पसंद है। उसने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ भी। लेकिन जब उसने अलग अलग ऑप्शन सुझाए तो उसने सब बना कर दिए, कभी बदबू की वजह से, कभी ज्यादा तीखा होने की वजह से, और कभी बस इसलिए कि उसे पसंद नहीं था। एओन झुंझला उठी। क्या ये आदमी सच में खाना खाने का इरादा भी रखता है? खुद कहता है कुछ भी चलेगा और फिर इतना नखरे करता है। तो फिर तुम ही कुछ सुझाव क्यों नहीं देते, उसने झुंझला कर कहा। वो जवाब देने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। सैंग्यान, तुम्हारा घर फट गया है, सुहान की घबराई हुई आवाज आई। सैंग्यान बिल्कुल शांत रहा, उसका लहजा जरा भी नहीं बदला। ऐसी भाषा में बात करो जो मैं समझ सकूं। सुहान ने जल्दी से समझाया कि उसके नीचे वाले फ्लैट में आग लग गई है, जो फैलकर उसके अपार्टमेंट तक पहुंच गई है। फिर भी सैंग्यान बिल्कुल बेपरवाह रहा। फायर डिपार्टमेंट को कॉल करो, इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। चलो, उसने आदेश दिया। उसका इतना शांत चेहरा देखकर वो उसे पुकारे बिना नहीं रह सकी। क्या हमें पहले आपके घर नहीं जाना चाहिए? वही बेरुखा अंदाज रखते हुए उसने पलटकर कहा, क्या मैं तुम्हें फायर फाइटर लगता हूँ? वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने कभी किसी को इतना शांत नहीं देखा था। एक सवाल और, उसने कहा, जिससे वो रुक गया। क्या आप मुझे अपने घर का पता बता सकते हैं, ताकि मैं स्टेशन को बता सकूं और वे वहां तुरंत कवर भेज दें? उसकी प्रोफेशनल सोच ने उसे पल भर के लिए चुप कर दिया। जल्द ही वे मौके पर पहुंचे जहां हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। एओन के साथियों ने उसके पास खड़े आदमी को देखा और उसके बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि वो आग का पीड़ित है तो वे उसका इंटरव्यू लेने आ गए। सैंग्यान अपने जलते हुए अपार्टमेंट की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एकदम खाली। एओन ने उसके भावों में बदलाव महसूस किया, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही एक रिपोर्टर आगे आ गया। माफ कीजिए, इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सैंग्यान ने रिपोर्टर की तरफ देखा और बिल्कुल सपाट चेहरे से बोला, ओह, मैं बहुत खुश हूँ। उम्मीद है आप भी उतनी ही खुश होंगे जितना मैं हूँ। ये समझना मुश्किल था कि वो मजाक कर रहा है या गंभीर है। रिपोर्टर ने आगे पूछा, क्या आपको कोई नुकसान हुआ है? मेरे पास वैसे भी कुछ ज्यादा कीमती था नहीं, उसने बेपरवाही से जवाब दिया। इसके बाद रिपोर्टर ने इंटरव्यू खत्म किया और उसे धन्यवाद कहा। जाते जाते वो इयोन के पास झुका और धीरे से बोला, कृपया उसका ध्यान रखिएगा, वो हर चीज को लेकर अजीब तरह से उदासीन लग रहा है, और चूंकि आप उसकी क्लासमेट हैं, शायद आप उसे बेहतर समझती होंगी। उसने सैंग्यान की तरफ देखा, दिल में थोड़ी सी सहानुभूति महसूस की। उधर सैंग्यान ने सुहान को कॉल किया, रेनोवेशन पूरा होने तक मेरे लिए कोई टेम्परेरी जगह ढूंढ दो। सुहान ने लंबी सांस ली, तुम सीधे घर क्यों नहीं चले जाते? सैंग्यान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बस सपाट लहजे में बोला, अगर मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा। कोई और रास्ता न देखकर सुहान ने पूछा, ठीक है, किस इलाके में चाहिए? सैंग्यान की नज़र पास में किसी से बात करती इयोन पर पड़ी। शांगदू हुआ इलाके में ढूंढो। वो वही इलाका था जहां इयोन रहती थी। फोन के उस पार सुहान ने फिर से गहरी सांस ली। वो इसी वक्त शाओपियान के साथ बैठा था, जिसने उससे पहले ही नया रूममेट ढूंढने को कहा था। अब एक इंसान को रहने की जगह चाहिए थी और दूसरी को रूममेट। क्या इससे बेहतर हल अपने आप मिल सकता था? उसने मन ही मन सोचा।
अगले दिन काम के बाद इयॉन घर लौटते हुए एक कलीग से बात कर रही थी। घर में घुसते ही उसे एहसास हुआ कि अंदर पहले से कोई मौजूद है। दोनों एक साथ बोल पड़े, हैरानी से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सैंगे अंधा। इयॉन की उलझन और बढ़ गई। मैं यहाँ रहती हूँ, लेकिन आप अंदर कैसे आए? उसने पूछा। सैंग्यान ने हाथ उठाया और उंगली पर चाबी का गुच्छा घुमाया। मैं अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। उसका लहजा हमेशा की तरह आत्मविश्वासी और घमंडी था। बिना देर किए इयॉन ने फ़ोन निकाला और शाओपैन को कॉल किया। क्या तुमने अपनी चाबियां किसी को दी थीं? शाओपैन को सच में कुछ नहीं पता था। उसने बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को चाबियां दी थी ताकि वो नया रूममेट ढूंढ सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि कौन आकर रहने लगा है। ये सैंग्यान है, इयॉन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। अभी भी हालात समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी निराशा के लिए शाओपैन तो काफ़ी खुश लग रही थी। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। सैंग्यान अमीर है, हैंडसम है, शायद ये किस्मत हो, उसने छेड़ते हुए कहा। इयॉन करा उठी। ये कैसे अच्छा हो सकता है? ओह, क्या तुम्हें डर है कि उसके दिल में अब भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं? शाओवान ने फिर से चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन याओन जवाब दे पाती उससे पहले ही वो बोलती चली गई। वैसे सू हाओएन ने मुझे एक बार बताया था कि कॉलेज के 4 सालों में सांग्यान बाहर से तो पूरा प्लेबॉय लगता था, लेकिन उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। उसने कभी किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप नहीं किया। तो हो सकता है वो गे हो, और अगर ऐसा है तो और भी अच्छा है ना? गे आदमी के साथ रहने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। याओन चुपचाप खड़ी रही, अपनी दोस्त की बेकार की बातों को अनसुना करती हुई। उधर बैल्कनी में सांग्यान खुद सू हाओएन से बहस कर रहा था। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। उसकी आवाज में साफ झुंझलाहट थी, लेकिन सू हाओएन ने तुरंत उसे रोक दिया। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मैं बिजी हूँ और मेरा घर अवेलेबल नहीं है। वैसे भी क्या ये तुम्हारी बरसों पुरानी इच्छा नहीं थी कि तुम याओन के साथ रहो? सांग्यान ने ताना मारते हुए कहा। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा साथ रहना इनअप्रोप्रिएट है? सू हाओएन की आवाज में चालाकी आ गई। क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझसे खास उसी एरिया में घर ढूंढने को कहा था? ये मत समझना कि मैं नहीं जानता था कि उस एरिया से तुम्हारा क्या मतलब था। सांग्यान चुप हो गया। बस मुझे धन्यवाद कहो दोस्त, तुम लिटरली अपनी फर्स्ट लव के साथ रह रहे हो। कौन जाने किसी दिन वो पागल हो जाए और तुम्हें फिर से पसंद करने लगे। सांग्यान ने तुरंत फोन काट दिया। अंदर आकर याओन ने उसे आवाज दी, रहने की सिचुएशन पर बात करने के लिए तैयार। देखो, मैं आज रात के लिए तुम्हारे लिए होटल रूम बुक कर सकती हूँ। कल हम तुम्हारे लिए कोई बेटर प्लेस ढूंढ लेंगे। सांग्यान ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। और तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे किसी और जगह की जरूरत है? तुम हमेशा अकेले रहते आए हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी के साथ स्पेस शेयर करने की आदत होगी। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मतलब तुम अकेले रहने का खर्च उठा सकते हो तो ऑब्वियस है। क्या तुम भूल गई? मेरा घर आग में जल गया था। मेरा सारा पैसा रेनोवेशन में जा रहा है। लेकिन तुम्हारे पास तो बार है, उसने कहा। उससे मैं इतना भी नहीं कमाता। उसने बाहें मोड़ ली। उसने फिर कोशिश की। मैं ऑड आवर्स में काम करती हूँ, हो सकता है तुम्हें डिस्टर्ब हो, तो देर से आने पर शोर मत करना। उसने बात टाल दी। याओन ने थकी हुई सांस ली। उसे एहसास हो गया था कि उसके पास अब ठोस आर्ग्यूमेंट्स नहीं बचे थे। उसकी परेशानी देखकर सांग्यान ने भी सांस छोड़ी। देखो, ये परमानेंट नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन में 3 महीने लगेंगे, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। और वैसे भी मैं ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका हूँ, अब जाना एक्स्ट्रा मेहनत होगी। उसकी नज़र उसके एकमात्र सूटकेस पर गई। लेकिन तुम्हारे पास तो बस यही एक सूटकेस है। सांग्यान ने उसकी शंका को नज़रअंदाज किया। सांग्यान, हम एक आदमी और औरत हैं, एक ही छत के नीचे रहेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता ये ऑकवर्ड होगा? सोफे से टेक लगाकर उसने ठोड़ी हाथ पर टिकाई और मुस्कुराया। याओन, क्या तुम्हें डर है कि मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं? डर है कि मैं फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा जैसे पहले पड़ता था? अचानक सवाल से वो घबरा गई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। उसकी मुस्कान और शरारती हो गई। या फिर उल्टा है, क्या तुम ही मुझे भूल नहीं पा रही हो? कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन याओन ने खुद को जल्दी संभाल लिया। नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। वो मुस्कुराई और माहौल हल्का करने की कोशिश की। आज इस बात का कोई हल नहीं निकलेगा। चलो शांत हो जाते हैं और कल काम के बाद बात करते हैं। अभी तुम यहीं रह सकते हो। वो उठ खड़ी हुई, बातचीत खत्म करने का इशारा करते हुए। सांग्यान थोड़ा पीछे झुक गया। तुम किस समय फ्री हो जाओगी? पक्का नहीं, लेकिन 8 बजे तक आ जाऊंगी। उसने हल्का सा सिर हिलाया, उसकी तरफ देखे बिना, जब वो बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर गई। अकेले लिविंग रूम में वो ज़मीन की तरफ देखते हुए सोच में डूब गया। अगली सुबह याओन का फ़ोन बजा। आधी नींद में उसने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर वो तुरंत पूरी तरह जाग गई। पिता के आखिरी शब्द उसके दिमाग में गूंजे, अपनी माँ का ध्यान रखना।
माँ ने पूछा कि क्या वो न्यू ईयर पर घर आएगी। याउन ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आपने केल्सी से बात की? क्या उसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? माँ जवाब देती उससे पहले ही बैकग्राउंड में उसकी सौतेली बहन की आवाज़ आई, शॉपिंग के दौरान रुक जाने की शिकायत करते हुए। कॉल अचानक कट गया। याउन कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर फ़ोन नीचे रख दिया। ध्यान भटका हुआ था। वो कमरे से बाहर आई और देखा कि सांग्यान का बैग वहीं था, लेकिन उसके जूते गायब थे। उसके दिल में अचानक बेचैनी भर गई। वो जल्दी से उसके कमरे की तरफ गई, नॉक किया और अंदर झांका। कमरा खाली था। उधर एक होटल रूम में सांग्यान गहरी नींद में था, तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। आंखें मलते हुए उसने स्क्रीन देखी। याउन के कई मैसेजेस थे। तुम कल रात कहाँ थे? हम बात करने के लिए कहाँ मिले? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसी रात जब याउन घर लौटी, अपार्टमेंट अब भी खाली था। उसने कहा था कि वो 8 बजे तक आ जाएगा, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। उसकी नज़र चाबियों पर गई, वही जगह जहां उसने कल रात छोड़ी थी। क्या उसने मुझे रीअश्योर करने के लिए ऐसा किया? उसने सोचा। शायद वो कल ज्यादा सख्त हो गई थी। 3 महीने उसके साथ रहना इतना बुरा तो नहीं था। वो अनोइंग और एरोगेंट था, लेकिन वो उसे बहुत समय से जानती थी। दिल से वो जानती थी वो एक अच्छा इंसान है। क्या मैं उसके साथ ज्यादा हार्श हो गई थी? ये सोचकर उसे गिल्ट महसूस हुआ। तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो वो सामने खड़ा था। अंदर आओ, कॉफ़ी लोगे? उसने रास्ता देते हुए कहा। वो अंदर आया, हमेशा की तरह रिलैक्स्ड। कल रात कहाँ गए थे? उसने कॉफ़ी बनाते हुए पूछा। होटल? हाँ, उसका जवाब छोटा सा था। उसके सामने बैठकर उसने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया। तो बात करें? क्या तुमने कल मेरी बातों के बारे में सोचा? जवाब देने के बजाय उसने सवाल पलट दिया। और तुमने? उसने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। हाँ, मुझे रूममेट से दिक्कत नहीं है, बस वो रिस्पेक्टफुल हो और अपने काम से काम रखे, तो मैं ठीक हूँ। उसने भौएं उठाईं। तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो? चिंता की कोई बात नहीं है। उसकी आंखों में हल्की सख्ती आ गई। लेकिन मुझे तो तुम्हारी चिंता है। वो कुछ देर उसे देखती रही। उसकी आंखों में एक ही बात साफ थी, तो यहाँ मत रहो। फिर उसने कहा, मैं अपने रूममेट से भी मुश्किल से बात करती थी। अगर प्राइवेसी की प्रॉब्लम है तो तुम हमेशा अपना दरवाज़ा बंद रख सकते हो। फिर वो प्रैक्टिकल बातों पर आ गई। रेंट, डिपॉजिट, यूटिलिटी बिल्स। वो कम इंटरेस्ट से सुन रहा था, फिर बीच में बोल पड़ा, बस मुझे टोटल अमाउंट बता दो। उसकी इम्पेशंस को नज़रअंदाज करते हुए वो हाउस रूल्स पर आई। रात में सोते समय कोई शोर नहीं। डन। उसने बिना किसी हिचक के हामी भर दी। कोई रिवीलिंग कपड़े नहीं, और शेड स्पेसेस में भी ध्यान रखना। उसके होठों पर हल्की सी स्मॉक आ गई। रिवीलिंग? तुम्हें ऐसा लगता है? वो बात आगे बढ़ाती रही। और जब भी कोई गेस्ट बुलाओ, जेंडर चाहे जो भी हो, पहले एक दूसरे को बताना ज़रूरी है। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो तो उसे ये बात पहले से पता होनी चाहिए। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। उसकी चिंता मत करो। उसके आत्मविश्वास में कुछ ऐसा था कि उसने अनायास ही ऊपर देखा। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसका लहजा कैजुअल था, लेकिन नज़रें स्थिर थी। वो नज़रें चुरा गई। ओह, ठीक है फिर। उसकी असहजता भांपते हुए उसने चिढ़ाती हुई मुस्कान के साथ जोड़ा। लेकिन ज्यादा एक्साइटेड मत होना, ठीक है? अभी मुझे डेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके चेहरे पर साफ लिखा था। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? हल्की मुस्कान के साथ उसने बात समेट दी। ठीक है, अगर हम में से कोई डेटिंग शुरू करेगा तो इस रूल पर फिर से बात करेंगे, और अगर मुझे बॉयफ्रेंड मिला तो मैं तुम्हें बता दूंगी। और इसी तरह वे टेम्पररी रूममेट्स बन गए। शॉन ने अपना कमरा देखा और अचानक फैसला कर लिया कि उसे ईफॉन का कमरा चाहिए। कारण, उसे बस वही ज्यादा पसंद आया। ईफॉन हैरान रह गई। उसने पूछा कि वो मास्टर बेडरूम छोड़कर छोटा कमरा क्यों चुन रहा है, खास तौर पर जब वो उसका किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन हमेशा की तरह जिद्दी सांग्यान ने उसकी बात काट दी। उसने कहा कि किराया वो देगा, और क्योंकि वो ज्यादा पे कर रहा है, उसे पूरा हक है कि वो जो कमरा चाहे वही चुने। बिना और बहस किए वो मुड़ गया और बात खत्म कर दी। अब भी उलझी हुई ईफॉन ने वजह पूछी तो उसने लापरवाही से जवाब दिया, उस कमरे में स्मेल आती है। उसकी दलील इतनी बेतुकी थी कि वो भौएं चढ़ाने के अलावा कुछ न कर सकी। इतने अनरीजनेबल इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। अनमनी मन से उसने अपना सामान शिफ्ट किया और नए कमरे में आ गई। बिस्तर पर लेटकर उसने सोचा, क्या सच में इस कमरे में कोई स्मेल है? लेकिन सांग्यान जैसे कॉन्फिडेंट और एंटाइटल्ड प्रिंस की मांगों पर सवाल उठाना बेकार था। वो हमेशा से ऐसा ही रहा है, हाई स्कूल के समय भी। उसके विचार अतीत में चले गए। उसे याद है वो दिन जब वो दोनों क्लास में देर से पहुंचे थे और उनके बारे में रूमर्स फैलने शुरू हो गए थे। सुहावान ने ही सबसे पहले बात छेड़ी थी, उनके सपोजिडली रिलेशनशिप की अलग अलग कहानियां सुनाते हुए। सांग्यान हमेशा की तरह इनडिफरेंट, ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। लेकिन सुहान ने और उकसाया
कहते हुए कि ईफॉन जैसी खूबसूरत लड़की के लिए सांग्यान के दिल में फीलिंग्स न हो ये नामुमकिन है। उसकी बातों के बाद सन्नाटा छा गया। तभी सांग्यान मुड़ा और उसने पास खड़ी ईफॉन को देख लिया। अपनी यूजुअल स्मर्क के साथ उसने कैजुअली कहा, सब लोग कह रहे हैं कि हम डेटिंग कर रहे हैं। ईफॉन उसके अचानक बोले शब्दों से चौंक गई, लेकिन वो वैसे ही खड़ा रहा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल आज की तरह। उस रात बाद में जब वो पानी लेने बाहर निकली तो अचानक उसे सामने सांग्यान खड़ा मिला। नहा कर निकला था, गीले बालों से पानी उसकी गर्दन तक टपक रहा था। उसकी नज़र अनजाने में उस तरफ चली गई। उसने होंठ दबाए और तुरंत नजरें फेर ली। बिना कुछ कहे वो पलटी और जल्दी से अपने कमरे में लौट गई। उसके साथ एक ही घर में रहना अब भी उसे एडजस्ट करना पड़ रहा था। अगली सुबह जब ईफॉन नाश्ता बना रही थी, उसका फोन बज हुआ। जोंग सुकाओ की वीडियो कॉल आई। कॉल उठाते ही जोंग सुकाओ एक्साइटेड होकर बताने लगा कि उसे ईफॉन के लिए एक नया रूममेट मिल गया है। रिप्लेसमेंट शब्द सुनते ही पीछे कैजुअली बैठा सांग्यान अचानक चौकन्ना हो गया। स्क्रीन पर स्यांगलांग का चेहरा दिखा, हाई स्कूल का जाना पहचाना दोस्त जो अब देश वापस लौट आया था। ईफॉन ने उसे वार्मली बात की, लेकिन उसका नाम सुनते ही सांग्यान साफ तौर पर अनईजी लगने लगा। जोंग सुकाओ ने खुशी खुशी सुझाव दिया कि स्यांगलांग उसका नया रूममेट बन सकता है। ईफॉन ने सांग्यान की तरफ देखा, फिर जवाब दिया कि उसे पहले ही कोई मिल गया है। सांग्यान के चेहरे पर एक हल्की, लगभग ना दिखने वाली मुस्कान आ गई। कॉल खत्म होने के बाद सांग्यान ने कैजुअली पूछा, वेडनेसडे का क्या प्लान है? जब उसने बताया कि वो बाहर जा रही है और स्यांगलांग से मिलने वाली है, तो उसे लगा वो उनके पुराने हिस्ट्री को एक्नॉलेज करेगा, लेकिन इसके बजाय उसने अनजान बनने का नाटक किया। स्यांगलांग, वो कौन है? ईफॉन को ये बात बिल्कुल बिलीवेबल नहीं लगी। उसका मन फिर अतीत में चला गया। एक दिन वो क्लास में घुसी तो हर सिर उसकी तरफ मुड़ गया। फुसफुसाहटें चारों ओर फैल रही थी। उन्हें इग्नोर करते हुए वो अपनी सीट पर बैठ गई। लेकिन कुछ ही पल बाद सांग्यान अंदर आया, एक लड़के को घसीटते हुए। उसने उसे उसके सामने ढकेल दिया। लड़का बुरी तरह डरा हुआ था और उससे माफी मंगवाई गई। शॉक में ईफॉन ने भी इंस्टिंक्टिवली सॉरी बोल दिया, बिना ये समझे कि हो क्या रहा है। पूरी क्लास सन्न रह गई। लड़के की कमजोर माफी से सांग्यान खुश नहीं था। उसने उसे डांटते हुए कहा, ठीक से बोल। लड़के ने तुरंत कबूल किया कि र्यूमर उसी ने फैलाया था। उसने ईफॉन को सांगलांग के साथ देखा था और मान लिया था कि उसने सांग्यान को छोड़ दिया है। सांग्यान, जो वैसे तो इनडिफरेंट था लेकिन ग्रजेस रखने के लिए मशहूर था, साफ कर दिया कि जो भी दोबारा अफवाह फैलाएगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर घमंड से भरकर उसने लड़के से खुद के लिए भी माफी मंगवाई, क्योंकि उस र्यूमर ने सिर्फ ईफॉन को बदनाम नहीं किया था, बल्कि ऐसा दिखाया था कि सांग्यान दिल टूटने के बाद छोड़ दिया गया है। और उसके हिसाब से ये पूरी तरह रिडिक्यूलस था। जिस किसी का भी वो पीछा करता वो सिर्फ उसी को देखता, किसी और को नहीं। अब इतने सालों बाद वही घमंडी लड़का ईफॉन से बिजनेस में मदद मांग रहा था। अपना सपोजिड रूममेट बनकर वो चाहता था कि रीयूनियन उसके बार में हो, डिस्काउंट तक ऑफर कर रहा था। हैरान होकर ईफॉन ने पूछा कि क्या उसका बार नुकसान में चल रहा है। बिना सोचे उसने कैजुअली कह दिया, शायद इसलिए क्योंकि वो बार्बर शॉप जैसा लगता है। सांग्यान ने स्मर्क करते हुए पूछा, इतना बुरा लगता है क्या? फिर तुम वहां गई ही क्यों? असली वजह ना बता पाने के कारण ईफॉन चुप हो गई। बाद में अपने जर्नलिस्ट काम के सिलसिले में ईफॉन एक आदमी से इंटरव्यू के लिए मिली। वापस जाते समय अचानक उसकी मुलाकात अपनी सौतेली बहन जेन का जिया से हो गई। बचपन से ही किया को ईफॉन का उनके घर रहना पसंद नहीं था। ईफॉन ने साफ कर दिया कि शहर में लौटने के बावजूद उसका उनके साथ रहने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए किया को चिंता करने की जरूरत नहीं है। किया ने पूछा कि क्या वो ट्रेडिशनल न्यू ईयर पर घर आएगी। ईफॉन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहती है। उसका मन फिर अतीत में चला गया। पिता की मौत के बाद उसकी मां नए पति के साथ रहने लगी थी। ईफॉन को उसकी दादी के पास छोड़ दिया गया। फिर दादी ने उसे मामा मामी के घर भेज दिया। एक घर से दूसरे घर, कभी कोई जगह उसकी अपनी नहीं बनी। उसे वो दिन याद आया जब वो बस स्टॉप पर बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए। मामी ने जो $20 दिए थे वो खो गए थे। वो घर लौटने से डर रही थी, डर था कि फिर से छोड़ दी जाएगी। तभी एक आवाज आई, ईफॉन। सांग्यान सामने झुका हुआ था, सूरज जैसी चमकती मुस्कान के साथ। उसने पूछा, इतनी उदास क्यों लग रही हो? हिचकिचाते हुए उसने पूछा कि क्या उसके पास $20 है। सांग्यान अभी बास्केटबॉल खेल कर आया था, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो चला नहीं। उसने कहा, 5 मिनट यहीं रुको। उसने अपना बॉल उसकी गोद में रखा और दौड़ गया। ईफॉन ने बॉल को कस के पकड़ा और इंतजार किया। थोड़ी देर में उसकी आवाज़ फिर सुनाई दी। हाँपता हुआ वो वापस आया और पैसे उसके हाथ में थमा दिए। ईफॉन ने रोते हुए धीमे से थैंक्स कहा। सांग्यान ने मुस्कुराकर पूछा, अब भी उदास क्यों लग रही हो? और वादा किया कि अगर उसे कभी भी कुछ चाहिए हो वो उसके पास आ सकती है, वो हमेशा उसकी मदद करेगा।
अब उसी बस स्टॉप पर खड़ी यादों में खोई हुई ईयरफोन का फोन बजा। माँ का कॉल था। आवाज में झिझक और थकान थी। माँ ने पूछा कि उसने शहर लौटने की बात क्यों नहीं बताई, जबकि किया ने पहले ही बता दिया था। ईयरफोन ने बात घुमाने के बजाय सीधा पूछ लिया कि वो क्या चाहती है। दूसरी तरफ उसे माँ की धीमी सिसकियां सुनाई दी। माँ ने माफ़ी मांगी, कहते हुए कि पिछले कुछ सालों में वो अच्छी माँ नहीं बन पाई। ईयरफोन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो अच्छी माँ है, लेकिन जो आखिरी बात कहनी थी वो उसके होठों पर ही रह गई। उस रात जब ईयरफोन घर पहुंची तो देखा सांग्यान अब भी जाग रहा था। उसे देखकर उसने कैजुअली कहा कि वो अपनी सेफ्टी को लेकर बहुत कॉन्शियस है और जब तक दरवाज़ा लॉक न हो उसे नींद नहीं आती। लहजे में उसकी यूजुअल टीजिंग थी, लेकिन उसके नीचे सिंसियरिटी भी थी। ईयरफोन ने थके हारे जवाब दिया कि वो हमेशा दरवाज़ा अच्छे से लॉक करेगी, लेकिन सांग्यान अब भी पूरी तरह कन्विंस नहीं था। उसी लापरवाह घमंड के साथ उसने ये भी जोड़ दिया कि अब से अगर वो रात 10 बजे के बाद बाहर रहने वाली हो तो उसे पहले से बता दिया करे, ताकि उसे पूरी रात जागकर इंतजार न करना पड़े। और कोई विकल्प न होने की वजह से इयोन ने मन मारकर हामी भर दी। बुधवार की शाम जब इयोन बाहर जाने की तैयारी कर रही थी, उसने देखा कि सांग्यान भी निकल रहा है। हमेशा की तरह दोनों का समय अनजाने में एक सा ही हो गया। बाहर कदम रखते ही उसने देखा कि सुहान पास ही खड़ा है, जैसे सांग्यान का इंतजार कर रहा हो। ये समझते हुए कि वहां मौजूद लगभग सभी लोग एक ही हाई स्कूल में पढ़ चुके थे, इयोन ने कैजुअली बता दिया कि सांग्यान अब उसका रूममेट है। एक पल के लिए सब चुप हो गए। किसी के चेहरे पर हैरानी थी, किसी पर मजा, तो किसी की आंखों में जिज्ञासा। लेकिन सांग्यान हमेशा की तरह बिल्कुल बेपरवाह रहा। उसने हल्के से कहा कि उसे उसके बारे में डींग मारने की जरूरत नहीं है। उसकी इस प्रतिक्रिया ने सबको और भी उलझन में डाल दिया। सुहवान, जो किसी बात को छोड़ने वालों में से नहीं था, तुरंत उसे बेशरम कहकर चिढ़ाने लगा, जिसके जवाब में सांग्यान ने उसे घूर कर देखा। उसकी मस्ती वहीं खत्म हो गई। असल में सुहवान की योजना सिर्फ सांग्यान से मिलने की थी, लेकिन जब उसने देखा कि सब इकट्ठा हैं, तो उसने सुझाव दिया कि सब साथ में ही बाहर चले। किसी ने विरोध नहीं किया और थोड़ी ही देर में सब एक डिनर टेबल के चारों ओर बैठे थे। डिनर के दौरान स्याओ और शांगलांग इयोन के साथ बिताए बचपन के किस्से याद करने लगे। बातों बातों में शांगलैंड ने इयोन की बचपन की अनाड़ी आदतों का जिक्र कर दिया। इस सब के बीच सांग्यान बिल्कुल शांत रहा। वो चुपचाप अपना ड्रिंक पी रहा था। उसका चेहरा पढ़ पाना मुश्किल था। दूसरों की तरह न तो वो हंसा और न ही पुरानी यादों में खोया। किसी बिंदु पर उसका मूड बदल गया और बेवजह सुहवान उसकी झुंझलाहट का शिकार बनने लगा। इयोन कभी कभी सांग्यान की ओर देख लेती थी। एक पल ऐसा आया जब दोनों की नजरें मिली, बस एक क्षण के लिए, लेकिन उसकी आंखों में छिपी तीव्रता ने उसे चौंका दिया। उसने जल्दी से नजर हटा ली और अपने ड्रिंक का घूंट ले लिया। डिनर के बाद वे सांग्यान के बार चले गए। जगह बदलने के बावजूद सांग्यान ने इयोन का साथ नहीं छोड़ा। वो लगातार उसके बगल में बैठा रहा। स्यू, जो हर चीज को जल्दी समझ जाती थी, इयोन के और पास झुककर धीरे से बोली कि सांग्यान के साथ रहना कितना थका देने वाला होगा, क्योंकि वो पूरी शाम एक बार भी नहीं मुस्कुराया था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई उससे 10 लाख उधार ले गया हो। इयोन ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी जानती हुई मुस्कान दे दी। रात आगे बढ़ी और खेल शुरू हो गए। सुहवान, जो हमेशा जोश से भरा रहता था, ने लायर्स डाइस खेलने का सुझाव दिया। खेल शुरू होने से पहले ही उसने इयोन को सावधान कर दिया कि उसे संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि सांग्यान इस खेल में बहुत माहिर है और दुर्भाग्य से वो उसके ठीक बगल में बैठा है। जैसे जैसे राउंड चलते गए, सुहवान की किस्मत बहुत खराब रही। एक के बाद एक वो हारता गया और हर बार उसे ड्रिंक करनी पड़ी, जबकि सांग्यान बिना किसी परेशानी के लगातार जीतता रहा। आखिरकार कई राउंड हारने के बाद सुहवान ने हार मानते हुए सांग्यान से रहम की भीख मांगी। सबकी हैरानी के लिए सांग्यान मान गया। अब इयोन की बारी थी हारने की। ड्रिंक करने के बजाय उसने पेनल्टी कार्ड उठाने का फैसला किया। कार्ड पर लिखा था कि उसे ऑपोजिट जेंडर के हर व्यक्ति की एक अच्छी खूबी बतानी है। उसने शांगलांग से शुरू किया और कहा कि वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। फिर सुहान की बारी आई। उसका जोश और जुनून साफ दिखाई देता था। आखिर में उसकी नज़र सांग्यान पर रुकी। एक पल के लिए वो हिचकिचाई। सांग्यान उसे देख रहा था, इंतजार करता हुआ। उसकी सामान्य आत्मविश्वास भरी मुद्रा बनी हुई थी, लेकिन उसके भीतर कहीं एक शांत सी जिज्ञासा भी थी। थोड़ी देर रुककर इयोन ने सिर्फ एक शब्द कहा, रिच। जवाब अजीब था, लेकिन बिल्कुल सच भी। खेल आगे बढ़ा और इस बार शांगलांग हार गया। उसने भी पेनल्टी कार्ड उठाया। कार्ड ने उससे पूछा कि उसकी सबसे बड़ी पछतावे वाली बात क्या है।
बिना झिझके उसने स्वीकार किया कि उसका सबसे बड़ा अफसोस ये है कि वो इयॉन के साथ कॉलेज नहीं जा सका। उसके माता पिता ने उसे विदेश भेज दिया था, जिससे उसकी जिंदगी का रास्ता बदल गया। ये सुनते ही सैंगयान के चेहरे पर एक हल्की सी झलक आई, इतनी सूक्ष्म कि शायद किसी ने न देखी हो। इससे पहले कि शैंगलैंग और कुछ कह पाता, सैंगयान ने बीच में ही अगला राउंड घोषित कर दिया। इस बार सैंगयान हार गया। सू हवान, जो आखिरकार सैंगयान को हारते देखकर बहुत खुश था, ने उसे ट्रूथ और डेयर खेलने पर मजबूर कर दिया। कार्ड उठाकर उसने सवाल पढ़ा, तुम हाल ही में किस शहर गए थे? बिना सोचे सैंगयान ने जवाब दिया, ईहे। ये जवाब भारी पड़ गया। इयॉन ने झट से उसकी ओर देखा। ईहे वही शहर था जहां वो हाई स्कूल के बाद कॉलेज पढ़ने गई थी। वो उसे हैरानी से देखती रह गई। वो वहां गया था? कब? क्यों? इन सवालों के जमने से पहले ही सैंगयान अचानक खड़ा हो गया। जल्दी घर जाने का बहाना बनाकर वो वहां से निकल गया। इयॉन उसे जाते हुए देखती रही। उसके जवाब से अब भी असहज महसूस कर रही थी। घर जाने के बजाय सैंगयान बार की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। उसके होठों के बीच सिगरेट थी। अंधेरे में उसका सिरा हल्का सा चमक रहा था। वो रेलिंग से टेक लगाकर धीरे धीरे धुआं छोड़ रहा था। पीछे से कदमों की आहट आई। सू हवान की आवाज ने खामोशी तोड़ी। पहले तो उसने ये बताया कि सैंगयान ने कहा था कि वो घर जा रहा है, लेकिन वो यहाँ खड़ा है। फिर बिना भूमिका बांधे उसने शैंगलैंग का जिक्र किया। सैंगयान ने कुछ नहीं कहा, बस सिगरेट का एक और कश लिया। हार न मानते हुए सू हवान ने सीधा सवाल कर दिया, क्या उसके दिल में अब भी इयॉन के लिए भावनाएं हैं? वो जवाब का इंतजार किए बिना ही बोलता चला गया। अगर इयॉन और शैंगलैंग के बीच कभी कुछ होता तो वो उस पर बहुत पहले ही अमल कर चुके होते। फिर भी सैंगयान ठंडा और दूर ही रहा, कुछ भी मानने से इनकार करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने चांदी की थाली में मौका रखा हो, फिर भी वो उसे छूना नहीं चाहता। अपने दोस्त की चुप्पी से चिढ़कर सू हवान ने सुझाव दिया कि सैंगयान उससे सलाह ले। आखिरकार वो खुद को बड़ा लेडीज मैन मानता था। ये सुनकर सैंगयान ने आखिरकार उसकी ओर देखा। उसकी नज़र तेज थी, बेरुखी से भरी हुई और बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। जब वो बोला तो उसके शब्द बेहद सीधे और कठोर थे। उसने कहा कि वो इतना पागल नहीं है कि उससे हार्ट टू हार्ट बात करे, और सू हवान किसी भी तरह से लेडीज मैन नहीं है। ये बात पत्थर की तरह गिरी। सू हवान का सारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। घबराकर उसने पलट कर कहा कि सिर्फ इसलिए कि सैंगयान की एक्स ने उसे धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो कम अनुभवी है। चाहे उसकी एक्स ने धोखा दिया हो, वो अब भी अमीर और हैंडसम है, और ये काफ़ी होना चाहिए। लेकिन जब उसने सैंगयान को देखा, जो खुद भी अमीर है, हैंडसम है, फिर भी अकेला है और अपनी पहली मोहब्बत के साथ सिर्फ एक रूममेट की तरह रह रहा है, तो उसे एहसास हुआ शायद पैसा और शक्ल ही सब कुछ नहीं होते। कुछ दिनों बाद इयॉन की एक कॉलीग ने उसे बताया कि सैंगयान का एक इंटरव्यू वीडियो वायरल हो गया है। चिंतित होकर उसने पूछा कि कहीं इससे उसके लिए कोई परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन उसकी कोलीग ने उसे आश्वस्त किया कि वीडियो में उसका चेहरा सेंसर्ड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। उस शाम जब इयॉन घर लौटी तो उसने तुरंत नोटिस किया कि घर के सारे अप्लायंसेस बिल्कुल नए थे। उसे लगा कि शायद सैंगयान आखिरकार घर आ गया है, क्योंकि आखिरी डिनर के बाद से वो दिखाई नहीं दिया था। उसे पता था कि उस लिटिल प्रिंस का लाइफस्टाइल काफ़ी हाई स्टैंडर्ड वाला है, लेकिन खर्च को लेकर वो परेशान हो गई। आखिर उसे भी तो ये सारे खर्च आधे आधे बांटने थे। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। सैंगयान के वायरल वीडियो की नोटिफिकेशन थी। वीडियो हर जगह घूम रहा था और लोग कमेंट कर रहे थे कि कोई इंसान एक साथ हैंडसम, एरोगेंट और मिजरेबल कैसे हो सकता है। ये देखकर उसे मज़ा आ रहा था और वो चुपचाप वीडियो एंजॉय कर रही थी। तभी उसकी नज़र पास खड़े सैंगयान पर पड़ गई। उसने जल्दी से वीडियो बंद कर दिया, इससे पहले कि वो उसे देखते पकड़ ले। फिर उसने खर्च बांटने की बात छेड़ी और उससे कहा कि वो अपना हिस्सा भेज दे। सैंगयान ने बिना किसी खास रिएक्शन के बस हामी भर दी। उसका लहजा ठंडा था, जैसे वो उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा हो। इयॉन कुछ सोच ही रही थी कि सिनेटा का फोन आ गया। बात न्यू ईयर की प्लान्स पर चली गई। इयॉन ने कैजुअली कहा कि उसका कोई प्लान नहीं है, वो बस आराम करना चाहती है और सोकर ही न्यू ईयर निकाल देगी। उसे पता भी नहीं था कि अब तक चुप बैठा सैंगयान उसकी हर बात सुन रहा था। न्यू ईयर्स ईव पर इयॉन आराम से सोफे पर बैठी थी, टीवी के चैनल्स बदलते हुए उस शांत रात का मजा ले रही थी। तभी सैंगयान का मैसेज आया कि वो घर नहीं आएगा, इसलिए वो खाना खुद ले सकती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ का भी मैसेज आया, पूछते हुए कि क्या वो सेलिब्रेशन के लिए घर आएगी। इयॉन ने बस इतना लिखा कि उसके पास काम है और आने से मना कर दिया। वो उस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक हुई।
इस वक्त कौन आ सकता है ये सोचकर वो थोड़ा घबरा गई। उसने पीपहोल से झांका और फिर जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर सैंग्यान खड़ा था। उसके अंदर आते ही वो थोड़ी झिझकी, फिर पूछ बैठी कि वो वापस क्यों आ गया। सैंग्यान ने कैजुअली जवाब दिया कि घर में बहुत मेहमान हैं और उसे सोने की जगह नहीं मिली। दोनों के बीच माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। वे चुपचाप न्यू ईयर का प्रोग्राम देख रहे थे। अचानक सैंग्यान खड़ा हुआ, जिससे इयोन हल्का सा चौंक गई। वो किचन की तरफ गया और इयोन भी उसके पीछे पीछे गई। उसने बताया कि उसने गलती से ज़्यादा खाना बना लिया है और उसे ख़त्म करने में मदद चाहिए। वो एक एक इंग्रेडिएंट बहुत ध्यान से डाल रहा था, बीच बीच में उसकी पसंद भी पूछ रहा था, जैसे वो खास उसी के लिए बना रहा हो। थोड़ी देर बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। इयोन ने जैसे ही पहला कौर लिया, सैंग्यान उसे ध्यान से देखने लगा, मानो किसी रिएक्शन का इंतजार कर रहा हो। आखिरकार जब इयोन ने खाने की तारीफ की तो उसने चुपचाप सांस छोड़ी, जैसे यही सुनना चाहता था। इयोन ने उसकी कुकिंग स्किल्स को लेकर उसे छेड़ा तो वो अपने यूजुअल कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता। इस पर इयोन ने तंज कसते हुए कहा कि उसने अब तक एक व्यक्ति के लिए नूडल्स बनाना तो सीखा ही नहीं। इयोन और नूडल्स लेने उठी और जब वो हिली, सैंग्यान उसे हल्की सी मुस्कान के साथ देखता रहा। उसे पता था कि अगर वो घर पर अकेली होती तो ढंग से खाना नहीं खाती, वो ऐसा होने नहीं दे सकता था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए और नया साल शुरू हुआ, इयोन ने उसकी ओर देखा। वो अब भी अपने गेम में डूबा हुआ था, जैसे उसे कोई फर्क न पड़ता हो। इयोन उठी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन बाहर जाने से पहले पलटकर बोली, हैप्पी न्यू ईयर सैंग्यान। उसने ऊपर नहीं देखा, बस कैजुअली जवाब दे दिया। लेकिन जैसे ही इयोन के कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, सैंग्यान ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बिस्तर पर लेटी इयोन को एहसास हुआ कि ये उनका रियूनियन के बाद पहला साथ में खाना था और उसे एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया ने घेर लिया। 7 साल पहले जब वो अपनी लगातार बदलती लिविंग सिचुएशन की वजह से नैनवू से ब्यू ट्रांसफ़र हुई थी, तब उसे सैंग्यान का एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज आया था। वो ब्यू आया था और उसका इंतज़ार कर रहा था। बिना एक पल सोचे वो बाहर दौड़ पड़ी थी। सैंग्यान वहीं खड़ा था, हमेशा की तरह चमकती मुस्कान के साथ। वही पहली बार था जब उन्होंने साथ में खाना खाया था। उसके बाद सैंग्यान कभी कभी मिलने आता रहा और हर बार वो साथ बैठकर खाना खाते थे। ये उनके बीच एक शांत सा रिचुअल बन गया था, जिसे किसी ने कभी सवालों में नहीं डाला। वे बस खाना खाते थे और खाना खत्म होते ही सैंग्यान चला जाता था। धीरे धीरे ये सब एक कोइंसिडेंस से ज़्यादा एक अनकहा बहाना सा लगने लगा, मिलने की एक वजह जिसे कभी नाम नहीं दिया गया। और आज की रात बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। अगले दिन सैंग्यान अपनी बहन सैंगजी को घर लाया और पहले से इयोन को बता दिया। जैसे ही सैंगजी ने इयोन को देखा, वो अचानक सैंग्यान की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी। बिना झिझके उसने पूछ लिया कि क्या इयोन उसकी गर्लफ्रेंड है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सैंग्यान इतना चौंक गया कि जवाब ही न दे पाया। इससे पहले कि वो कुछ कहे, इयोन मुस्कुराई और साफ कर दिया कि वे सिर्फ रूममेट्स हैं। सैंगजी का चेहरा उतर गया। उसे ये जानकर साफ निराशा हुई कि इतनी प्यारी लड़की उसके भाई की बस रूममेट ही है। फिर भी जिज्ञासा कम नहीं हुई। सैंगजी ने आगे पूछा कि क्या इयोन उसके हाई स्कूल क्लासमेट थी। इयोन हैरान हो गई कि सैंगजी उसे याद भी है, जबकि वे सिर्फ एक बार मिली थी जब वो रास्ता भटक गई थी। लेकिन इयोन के और भी ज़्यादा आश्चर्य के लिए सैंगजी ने सच्चाई बता दी। उस दिन वो बिल्कुल भी खोई हुई नहीं थी। सब कुछ सैंग्यान की योजना थी। 8 साल पहले सैंग्यान ने सैंगजी से गुजारिश की थी कि वो लाइब्रेरी के पास खड़ी उस लड़की के सामने खोई हुई होने का नाटक करे। पहले तो सैंगजी ने मना कर दिया, लेकिन जब सैंग्यान ने उसे आइसक्रीम का लालच दिया तो वो अनमने मन से मान गई। थोड़ी झिझक के साथ उसने अपने डायलॉग्स रिहर्स किए और फिर उसके भाई ने हल्का सा धक्का देकर उसे आगे कर दिया। इस बीच सैंग्यान दीवार के पीछे घबराया हुआ खड़ा था, बेचैनी से नतीजे का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब सैंगसी आखिरकार इयोन के सामने पहुंची और उसकी आंखों में दिख रही सच्ची चिंता देखी, तो वो एकदम जम सी गई। उसने जो कुछ भी पहले से अभ्यास किया था, सब भूल गई। दूर से ये सब देख रहा सैंग्यान घबरा गया जब उसने दोनों को यूं ही एक दूसरे को खाली नजरों से देखते पाया। बेबस होकर उसने हल्की सी आवाज निकाली ताकि सैंगसी का ध्यान टूटे। नजरें झटकते हुए सैंगसी ने जल्दबाजी में किसी भी दिशा की ओर इशारा किया और कहा कि वो रास्ता भटक गई है। इयोन ने बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसी दिशा में ले गई। और वहां पहले से ही सैंग्यान खड़ा था, मानो ये सब बस एक संयोग हो। वर्तमान में लौटते हुए इयोन ने सैंगसी को घर की अतिरिक्त चप्पलें दी और कहा कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक पूछ सकती है।
ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। जैसे ही वो गई, सैंक्सी आलस से कुछ खाते हुए रसोई के काउंटर से टेक लगाकर अपने भाई को गौर से देखने लगी। हल्के फुल्के अंदाज में उसने पूछा कि वो किसी लड़की के साथ क्यों रह रहा है। सब्जियां काटते हुए सैंग्यान ने बेरुखी से जवाब दिया कि उसे ऐसे सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल न घबराते हुए सैंक्सी मुस्कुराई और यूं ही कह दिया कि जरूर वो इयोन को पसंद करता होगा। उसका भाई चुप रहा। उसकी चुप्पी को हाँ समझते हुए वो आगे बोली कि भले ही वो उसके पक्ष में है, लेकिन इयोन उससे कहीं बेहतर है। कम से कम उसे थोड़ी सी तो सेल्फ अवेयरनेस रखनी चाहिए। आखिरकार सैंग्यान ने उसकी ओर देखा। उसका भाव पढ़ना मुश्किल था। सेल्फ अवेयरनेस, उसने हल्की सी हंसी के साथ दोहराया। अपने हमेशा की बेपरवाह अंदाज में उसने कहा कि उसे नहीं बल्कि उन्हें सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है जो उससे प्यार कर बैठते हैं। सैंक्सी ने किताब पढ़ते रहना जारी रखा, जैसे उसके भाई ने कुछ कहा ही ना हो। बाद में जब वे खाने की मेज सजा रहे थे, सैंक्सी ने इयोन के बंद दरवाजे की ओर देखा और पूछा कि क्या वो उसे बुलाने वाला है। सैंग्यान ने कंधे उचकाए और कहा कि अगर उसे इतनी चिंता है तो वो खुद ही इयोन को बुला ले। आंखें घुमाते हुए उसने उसे अनदेखा किया और खाना शुरू कर दिया। ड्रिंक लेते हुए सैंग्यान ने यूं ही कहा कि लोगों को कम से कम उनके साथ तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो उनके साथ अच्छे होते हैं। उसकी बात क्लियर थी। सैंक्सी ने गहरी सांस ली। वो चाहता था कि इयोन उनके साथ खाना खाए, लेकिन उसका घमंड उसे खुद कहने नहीं दे रहा था। हार मानते हुए वो उठी और इयोन के दरवाजे पर दस्तक दी और उसे खाने का न्योता दिया। पहले इयोन ने मना कर दिया। वो किसी पारिवारिक खाने में दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन सैंक्सी ने धीरे से कहा कि उसके भाई के साथ अकेले खाना बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। आखिरकार इयोन मान गई। खाने के दौरान दोनों लड़कियां आराम से बातें करने लगी और सैंक्सी ने मौका पाकर अपने भाई की परेशान करने वाली आदतों की शिकायत शुरू कर दी। बातों बातों में इयोन ने पूछा कि सैंक्सी किस यूनिवर्सिटी में जाने की सोच रही है। उसने बताया कि वो नानवू या ईहे यूनिवर्सिटी के बीच सोच रही है, लेकिन अभी तय नहीं किया। अपने अनुभव से इयोन ने कहा कि ईहे काफी दूर है और वहां का मौसम नानवू से बिल्कुल अलग है। ये सुनकर सैंक्सी की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे पता ही नहीं था कि इयोन ने ईहे से पढ़ाई की थी। जिज्ञासा से उसने पूछा कि उसने किस विषय में पढ़ाई की थी। मास कम्युनिकेशन, इयोन ने जवाब दिया। सैंक्सी ने भौहे से कोड़ी, लेकिन नानवू में तो मास कम्युनिकेशन और बेहतर है, फिर तुमने ईहे क्यों चुना? ये सवाल सुनते ही इयोन और सैंग्यान दोनों ठहर गए। सैंग्यान ने अपना गिलास नीचे रखा, बाहें मोड़ी और उसे गौर से देखने लगा। वो भी जवाब सुनना चाहता था। उसकी नज़र से बचते हुए इयोन ने बताया कि मास कम्युनिकेशन उसकी पहली पसंद नहीं थी। वो किसी और विषय में जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ चयन नहीं हुआ, इसलिए बाद में उसने यही चुना। माहौल थोड़ा बदल गया। हल्का सा तनाव हवा में घुल गया। ये महसूस करते हुए सैंक्सी ने तुरंत विषय बदल दिया। खाने के बाद जब वे मेज सजा रहे थे, सैंक्सी थोड़ी झिझक कर इयोन से एक सवाल कर बैठी। अगर वो जवाब नहीं देना चाहे तो छोड़ सकती है। इयोन ने सिर हिलाया। सैंक्सी पास झुकी और उसने पूछा कि क्या उसने स्कूल के दिनों में सैंग्यान को डेट किया था। ये सवाल सुनकर इयोन हंस पड़ी और मना कर दिया, लेकिन सैंक्सी ने बताया कि उसके माता पिता ने कभी इशारा किया था कि उसका भाई किसी को डेट कर रहा था। वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही सैंग्यान ने टोक किया और कहा कि बहुत देर हो रही है, उसे घर छोड़ना है। जाते वक्त इयोन के दिमाग में सैंक्सी की बातें घूमने लगीं। उसके माता पिता ने किसी लड़की का जिक्र किया था। क्या वो लड़की वही थी? आखिरकार एक समय ऐसा भी था जब उनके बारे में अफवाहें इतनी फैल गई थी कि उनके माता पिता तक को स्कूल बुलाया गया था। भले ही सब एक गलत फहमी रही हो, लेकिन अफवाहें कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कार में सैंक्सी ने अपने भाई से सीधा सवाल पूछा, क्या उसका ये बर्ताव फ्लर्ट करने का तरीका है? सैंग्यान ने बस उसकी ओर देखा, बिना जवाब दिए। वो रुकी नहीं। उसने कहा कि वो इयोन के साथ इतना खंडा क्यों बना रहता है। इयोन सुंदर है और पूरी तरह से उसकी लीग से बाहर है। वो खुद बेरोजगार है, उदासीन है और लापरवाह है। उसके जैसे आदमी पर इयोन जैसी लड़की का दिल आना लगभग नामुमकिन है। औरतों को आमतौर पर नर्म, सभ्य और ध्यान रखने वाला पुरुष पसंद आता है। आखिरकार सैंग्यान ने भौहें उठाईं और पूछा कि क्या उसका आइडियल टाइप डवान जैक्यू है, उसका कॉलेज का पुराना रूममेट। ये सुनते ही सैंक्सी का चेहरा लाल हो गया। नजरें चुराकर वो खिड़की की ओर देखने लगी, जवाब देने से इनकार करते हुए। कुछ दिन बाद इयोन ने आखिरकार अपनी माँ के लगातार कहने पर घर जाने का फैसला किया। उसकी माँ ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया और उत्साह से कहा कि अब वो अपने छोटे भाई से मिल पाएगी। उसने ये भी बताया कि उसकी सौतेली बहन अब हॉस्टल में रहती है। सौतेले पिता बाहर गए हैं, लेकिन उसकी मौसी घर पर है। मौसी का नाम सुनते ही इयोन के चेहरे के भाव बदल गए। दरवाजा खुला और उसकी मौसी बनावटी मुस्कुराहट के साथ सामने आई। बैठते ही मौसी ने उसकी नौकरी और जिंदगी के बारे में यूं ही पूछताछ शुरू कर दी। जैसे ही उसकी माँ फल लाने चली गई, मौसी का लहजा बदल गया।
उसने इयॉन की सुंदरता की तारीफ की और कहा कि इतनी सुंदर लड़की को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। फिर उसने एक रिश्ते का प्रस्ताव रखा। उसके मामा का एक अमीर दोस्त है, उम्र में थोड़ा बड़ा, लेकिन उसका अच्छा ख्याल रखेगा। इतना ही नहीं, उसने ये भी इशारा किया कि इयॉन को अपने कजिन की शादी में पैसे देने चाहिए। आखिर परिवार ने सालों से उसका ख्याल रखा है। इयॉन पहले चुप रही, फिर शांत आवाज में बोली कि वो भी एक अमीर आदमी को जानती है जिसे मर्दों में दिलचस्पी है। वो चाहे तो उसे अपने कजिन से मिलवा सकती है। मौसी गुस्से से चिल्लाने लगी, लेकिन इयॉन बिल्कुल शांत रही। वो उठी और साफ कहा कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अपने पिता की आखिरी इच्छा के कारण उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन अब बस, आज से वे उसे मरा हुआ ही समझें। बिना पीछे देखे वो बाहर निकल गई। घर लौटकर सैंग्यान हमेशा की तरह सोफे पर बैठा गेम खेल रहा था। इयॉन बिना कुछ कहे आई, सीधे अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसने पल भर के लिए ऊपर देखा, कुछ तो गड़बड़ थी। उसने मैसेज किया। घंटे बीत गए, रात 3:30 बज चुके थे, लेकिन कोई जवाब नहीं। नहाने जाते वक्त उसने फोन की आवाज तेज कर दी। बीच बीच में स्क्रीन देखता रहा, अब भी कुछ नहीं। नहाकर बाहर निकला ही था कि वो जम गया। इयॉन सामने खड़ी थी। अपने चिर परिचित अंदाज में वो मुस्कुराया और मजाक किया कि क्या वो नहाकर निकले किसी हैंडसम आदमी को देखने के लिए बाहर खड़ी थी। लेकिन इससे पहले कि वो पूरा कह पाता, इयॉन अचानक आगे बढ़ी और सीधा उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसकी आंखें फैल गईं। ये सपना नहीं था, ये इयॉन थी और वो उसे गले लगाए हुए थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उसकी पीठ की बनावट महसूस कर सकता था। उसके शरीर की गर्माहट उसके बहुत करीब थी। अनायास ही उसने हाथ उठाया, लेकिन छूने से ठीक पहले रुक गया। उसने गहरी सांस ली। वो ये नहीं कर सका। वो पीछे हटने की कोशिश करता है और थोड़ा सा कदम पीछे लेता है ताकि कुछ दूरी बना सके, लेकिन इयॉन उसे और कसकर पकड़ लेती है, छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। सैंग्यान वहीं जम सा जाता है। नीचे देखकर उस लड़की को देखता है जो अब उसकी बाहों में सिमट चुकी है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए वो बोलता है। उसकी आवाज़ सामान्य से काफ़ी धीमी थी। तुम क्या कर रही हो? कम से कम बता तो दो, और कब तक मुझे ऐसे ही पकड़े रखोगी? थोड़ी देर बाद इयॉन धीरे धीरे उसे छोड़ती है और खुद को सीधा करती है। वो कुछ बुदबुदाती है, इतना धीमे कि साफ सुनाई ही नहीं देता। सैंग्यान सिर थोड़ा झुकाकर उसके शब्द पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ पूछे, इयॉन अचानक मुड़ जाती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। वो उसका नाम पुकारता है उलझन में, लेकिन वो अनसुना कर देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। सैंग्यान वहीं खड़ा रह जाता है। आपका चैनल ज्वाइन करना मुझे और भी अच्छे पार्ट्स जल्दी लाने में सपोर्ट करता है। ज्वाइन बटन नीचे अवेलेबल है। अगर दिल से सपोर्ट करना चाहो तो ज़रूर ज्वाइन करना।